नमस्कार दोस्तों। 19 मई 2019 को हमारी भारतीय फुटबॉल फेडरेशन ने ईगो स्टीमैच को इंडियन फुटबॉल टीम का हेड कोच अनाउंस किया। लेकिन जब इस पोजीशन के लिए बाकी कोचेस के इंटरव्यू लिए जा रहे थे ना, तब वहां पर ईगो स्टीमैच के साथ एल्बर्ट रोका, साउथ कोरिया के कोच पार्क हैंग सीओ और स्वीडन की यूथ टीम के साथ काम कर चुके हैकन एरिक्सन मौजूद थे। अब एल्बर्ट रोका को तो इंडियन फुटबॉल के फैंस काफी अच्छे से जानते होंगे कि जिस टाइम पर इंडियन सुपर लीग हमारे इंडियन फुटबॉल को ग्रो करवा रही थी ना, तब एल्बर्ट रोका बेंगलुरु एफसी की टीम को एएफसी कप के फाइनल में लेकर गए थे। लेकिन ये सब कोचेस होने के बावजूद ईगो स्टीमैच को इंडियन नेशनल टीम का हेड कोच घोषित किया जाता है, ये कहकर कि हमारा इंडियन फुटबॉल का जो फेडरेशन है वो ईगो स्टीमैच के सीवी से यानी रिज्यूम से काफी इंप्रेस था। तो आइए एक बार फटाफट सबसे पहले इनके रिज्यूम के ऊपर ही नजर डाल लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या इंप्रेसिव था कि हमारी फुटबॉल फेडरेशन ने इनको कोच अनाउंस किया। देखो भैया, 2012 से 2013 के बीच में ना ये क्रोएशिया की नेशनल टीम के हेड कोच बने थे। वहां पर टीम लड़खड़ाते किसी तरह जैसी आगे पहुंची, तो एक टाइम ऐसा आया कि उस क्रोएशिया की टीम के फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए थे। और उसके बाद जब क्रोएशिया के अंदर वहां के लोगों से एक पोल रखवाया गया, तो उसमें उनसे ये पूछा गया कि क्या वो ईगो स्टीमैच के साथ एज अ कोच कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो जिसमें सरप्राइजिंगली 98% क्रोएशिया के लोगों का मानना था कि ईगो स्टीमैच को कोच की पोजीशन से हटा देना चाहिए। तो ये तो था ईगो स्टीमैच का क्रोएशिया की टीम के साथ एक्सपीरियंस। अब इसके बाद ईगो स्टीमैच जाते हैं 2015 से 2016 के बीच ईरान की टॉप डिवीजन लीग में। वहां पर वो कोच करते हैं वहां के टॉप क्लब सेपाहान एससी को। अच्छा, अब इस चीज को एक बार ध्यान से देखना। अब आपके सामने जो डाटा है, देखो यहाँ पर ये जो क्लब है सेपाहान एससी, ईगो स्टीमैच के आने से पहले यानी जो पिछला सीजन था उसमें उस सीजन के अंदर इन्होंने टेबल टॉप किया था, वहां की टॉप टीम थी ये। लेकिन जब ईगो स्टीमैच इस टीम के कोच बनते हैं तो उसी सीजन के अंदर सेपाहान एससी की टीम 11वें नंबर पर फिनिश करती है। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो टीम ईरान की लीग में टॉप पर फिनिश कर रही थी वो ईगो स्टीमैच के कोच बनते ही 11वें नंबर पर फिनिश करती है। और फिर 5 से 6 महीने के अंदर अंदर इनको सेपाहान एससी की कोचिंग की पोजीशन से सैक कर दिया जाता है। अब यहाँ से सैक होने के बाद ईगो स्टीमैच जाते हैं कतर की टॉप डिवीजन लीग में और वहां पर ये कोच बनते हैं अल शहानिया क्लब के। 2016 के सीजन में ही अल शहानिया के कोच बनते हैं और उस सीजन पर आप इनके नजर डाल सकते हैं। टोटल 14 टीमों में से 12वें नंबर पर अल शहानिया उस सीजन के अंदर फिनिश करती है और टोटल 26 मैचों में से सिर्फ 3 मैचों में टीम को जीत मिलती है, 13 मैचेस ड्रॉ खेलती है और 10 मैचों में हार मिलती है। और वहां से भी 5 से 6 महीने के अंदर अंदर इनको सैक कर दिया जाता है। तो अब आप ये रिज्यूम देखकर ये सोच रहे होंगे कि इस चीज के अंदर ऐसा क्या इंप्रेसिव था कि इनको एज अ कोच अनाउंस कर दिया जाता है। तो इंप्रेसिव ये नहीं था। अब जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ ना, एक्चुअल में इंप्रेसिव वो लगा एआईएफएफ को। जब 2019 में एएफसी एशियन कप के बाद स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन टीम को छोड़कर गए थे, उसके बाद जब कोचेस के इंटरव्यू लिए जा रहे थे ना, तब वहां पर कोचेस के साथ सैलरी डिसाइड की गई थी। तो वहां पर जब हमारे एआईएफएफ ने एल्बर्ट रोका के साथ सैलरी डिस्कस की ना, तो एल्बर्ट रोका ने ऐसा बोला कि मुझे $35,000 पर मंथ की सैलरी चाहिए, यानी जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो वो कुछ 29,05,000 की सैलरी बनती है पर महीने की। वहीं दूसरी तरफ जब साउथ कोरिया के कोच पार्क हैंग सीओ के साथ सैलरी डिस्कस की गई, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे पर मंथ $50,000 की सैलरी चाहिए, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ बनता है 41,50,000 के आसपास। और वहीं जब ईगो स्टीमैच के साथ सैलरी डिस्कस की जाती है ना, तो ईगो स्टीमैच ऐसा बोलते हैं कि मुझे $25,000 के आसपास सैलरी चाहिए महीने की, जो आराम से इंडियन करेंसी में बनती है 20 लाख के आसपास, यानी 19,90,000। ये जो डाटा मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ ये 2022 का डाटा है। इसमें ईगो स्टीमैच और उनके कोचिंग स्टाफ की सैलरी को फाइनलाइज किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हो, ईगो स्टीमैच की पर मंथ 24,000, लूका रेडमैन की 6,000 और उनके साथ जो गोलकीपर कोच है उनकी भी $6,000 थी। यानी तीनों की सैलरी मिलाकर एआईएफएफ को महीने का 45 लाख के अराउंड खर्चा पड़ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जब पार्क हैंग सीओ थे, उनकी अकेले की ही सैलरी 41 लाख के आसपास पड़ रही थी और दूसरी तरफ एल्बर्ट रोका जो थे उनको 30 लाख के आसपास पड़ रही थी। तो ऐसे में अब यहाँ से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे फुटबॉल फेडरेशन को किसमें ज्यादा फायदा नजर आ रहा था। अब आपको ऐसे में लग रहा होगा कि हो सकता है फेडरेशन के पास फंड की कमी हो, इसलिए उनको ईगो स्टीमैच के साथ जाना पड़ा हो। तो वहीं दूसरी तरफ जो पार्क हैंग सीओ कोच है ना साउथ कोरिया के, जब उनको यहाँ से इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने रिजेक्ट किया, तब उनको वियतनाम के फुटबॉल फेडरेशन ने अपनी वियतनाम की टीम का हेड कोच घोषित किया और वो भी $50,000 महीने की सैलरी पर, जो उन्होंने इंडिया से मांगी थी। और ये वही सेम कोच है जब भारत और वियतनाम के बीच मैच हुआ था, तब वियतनाम ने भारत को 3-0 से हराया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वियतनाम को क्यों बीच में लेकर आया हूँ, तो उस चीज को मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भैया, हर साल ना हर देश के अंदर उनका स्पोर्ट्स बजट अनाउंस किया जाता है। उस स्पोर्ट्स बजट में से हर स्पोर्ट्स के फेडरेशन को थोड़ा थोड़ा अमाउंट
अमाउंट दे दिया जाता है। तो ऐसे में ही आपके सामने जो डाटा शो हो रहा है, 2023 में हमारे भारत देश का जो स्पोर्ट्स बजट था वो था 3,397 करोड़ रुपए का। अब इस स्पोर्ट्स बजट में से जब हमारी फुटबॉल फेडरेशन के लिए जो बजट अनाउंस हुआ ना, वो था 136 करोड़ रुपए, जो पिछले साल के मुकाबले यानी 2022 में जो हमारी फुटबॉल फेडरेशन का बजट था वो था 87 करोड़, जो 2023 में 50 करोड़ बढ़ाकर 136 करोड़ कर दिया गया था। और वहीं दूसरी तरफ जब वियतनाम का स्पोर्ट्स बजट अनाउंस हुआ ना, तो उनका जो पूरे साल का स्पोर्ट्स बजट था ना पूरी कंट्री का, वो था 240 करोड़ के आसपास। 29 मिलियन डॉलर्स को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो वो कुछ 240 करोड़ के आसपास ही बनता है। अब आप सोच सकते हो हमारे भारत का स्पोर्ट्स बजट 3,397 करोड़, वियतनाम का 240 करोड़, और हमारी सिर्फ अकेले की फुटबॉल फेडरेशन का ही बजट 136 करोड़ रुपए है, जो वियतनाम की फुटबॉल फेडरेशन के बजट से कहीं ज्यादा होगा। तो ऐसे में मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि अगर वियतनाम का जो देश है वो उस बजट के साथ, उनका फेडरेशन उस बजट के साथ पार्क हैंग-स्यू को अफोर्ड कर सकता है $50,000 की सैलरी पर, तो हमारा फुटबॉल फेडरेशन जो है वो क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता इतने बजट होने के बावजूद। क्योंकि ओमान जो AFC एशियन कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाने के बाद सीधा अपने कोच को सैक कर देता है, तो क्यों हमारा फुटबॉल फेडरेशन ईगोस टीमैच के साथ कंटिन्यू करना चाह रहा है? उसका रीजन मुझे यही लग रहा है जो आपके सामने अभी मैंने पेश किया है। और ये जो फंड की कहानी है ना, ये यहीं तक अभी खत्म नहीं होती है। अभी आगे एक और किस्सा है जो हमारे फुटबॉल फेडरेशन के अंदर पिछले 1-2 साल से लगातार चलता आ रहा है। हमारे फुटबॉल फेडरेशन के जो पहले हेड रह चुके थे प्रफुल्ल पटेल, जब उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन दिया ना, तब नए हेड बनकर आए कल्याण चौबे। अब ये आते हैं और ये आते ही फुटबॉल फैन से प्रॉमिस करते हैं कि वो जल्द से जल्द ISL के अंदर VAR को लेकर आएंगे। अब लीग के अंदर VAR के आ जाने से काफी क्लब्स के फैन खुश नजर आ रहे थे कल्याण चौबे से कि चलो शुक्र है कोई तो ऐसा आया जो VAR को लेकर आएगा लीग के अंदर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उनकी तरफ से ऐसा सामने आया कि अभी हमारे पास फंड्स नहीं है, क्योंकि VAR को लीग के अंदर लाने के लिए काफी खर्चा लगता है। देखो भैया, जो VAR की कॉस्ट है ना वो पर मैच पड़ती है आराम से 18 से 20 लाख के बीच। यानी अगर हमें VAR को अपने ISL के अंदर लगाना है ना, तो पूरे सीजन का जो उसका खर्चा है वो है 15 से 20 करोड़ रुपए। तो ये बोलने के बाद हमारे फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से ऐसी न्यूज आती है कि VAR तो हमें ज्यादा महंगा पड़ रहा है, इसकी जगह अब हम इसका सब्स्टिट्यूट लेकर आएंगे VAR लाइट, जो कि बेल्जियम जैसे देशों में VAR के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज किया जाता है। VAR के मामले में ये काफी सस्ता होता है और काफी देश इसको यूज भी कर रहे हैं। तो ऐसे में फैंस को एक बार और खुशी हुई, उनको लगा कि चलो भैया VAR नहीं तो उसकी जगह VAR लाइट सही। लेकिन तभी ट्विटर पर इंटरेक्शन होती है एक फैन और शाजी प्रभाकरन के बीच, जो उस टाइम जनरल सेक्रेटरी थे AIFF के। जैसा आप अपने सामने इस ट्वीट पर देख सकते हो, फैन की तरफ से आता है सर हम क्यों नहीं VAR लाइट ले आए, तो वहां पर वो कहते हैं वी डोंट हैव फंड्स। अब जहां पर पहले VAR लाने की बात चल रही थी जिसका खर्चा 15 से 20 करोड़ था, उसको हटाकर जब VAR लाइट लाने की बात की गई जिसका खर्चा है सिर्फ और सिर्फ 40 लाख, उसको भी इन्होंने ये कहकर टाल दिया कि वी डोंट हैव फंड्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता है कि VAR लाइट में 40 लाख का खर्चा लगता है। तो भैया देखो, आपको बता दो, भूटान का जो देश है जो फुटबॉल के नक्शे पर अभी काफी नीचे है, उनकी जो लीग चल रही है ना, वो वहां पर VAR लाइट यूज कर रहे हैं और उस VAR लाइट को अपनी लीग के अंदर यूज करने में उन्हें सिर्फ पूरे सीजन के अंदर 40 लाख का खर्चा पड़ रहा है। तो वैसे में सीधी सीधी बात यह आती है कि जब हमारे फुटबॉल फेडरेशन का साल का बजट 136 करोड़ है, उसमें ना तो अच्छे कोचेस लाए जा रहे हैं, ना VAR लाया जा रहा है, ना VAR लाइट लाया जा रहा है, और सीधा ये बोला जा रहा है कि वी डोंट हैव फंड्स। तो एक्चुअल में ये फंड्स कहाँ जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर भूटान अपनी लीग में VAR लाइट यूज कर सकता है तो हम क्यों नहीं यूज करते, ये चीज मेरी समझ से बाहर है। आपको याद हो तो बीच में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि ईगोस टीमैच जो हमारे कोच हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर भूपेश शर्मा को 16 लाख रुपए देकर उनसे ये पूछते थे कि आज कौन से खिलाड़ी को प्लेइंग 11 के अंदर डालना है। तो ऐसे में मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि जो पैसा हम एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर खर्च कर सकते हैं, तो क्या उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा हम अपनी लीग के ऊपर नहीं लगा सकते उसको इम्प्रूव करने में, ताकि वहां पर हम VAR लाइट को ला सके। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे फुटबॉल फेडरेशन के अंदर कितना कुछ चल रहा है। जो बजट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। उस बजट से हम अपनी लीग के अंदर कितना सुधार लाए हैं उसमें अभी तो कुछ ऐसा हमें दिखा नहीं है। रेफरी के लगातार खराब डिसीजन चल रहे हैं और आज की डेट में हमारा भारत देश हर स्पोर्ट्स के अंदर ग्रो कर रहा है सिवाय फुटबॉल के। फुटबॉल के अंदर हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। क्योंकि भाई देखो, हम इंडियन फुटबॉल के फैंस हैं, हम अपनी टीम के फुटबॉल को ग्रो करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो हम बहुत खुश होते हैं, जब टीम बेकार करती है तो हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, और जब फेडरेशन के अंदर कोई दिक्कत चल रही हो हम तो भी क्रिटिसाइज करते हैं।
क्योंकि जब तक कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा ना, तब तक सामने वाली तरफ से कोई सुधार हमें देखने को नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में यार मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन फुटबॉल फैंस के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअल में जो अंदर का सिनेरियो है वो अभी कैसा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आपके पास आती रहे। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।